See, in last video we did what? Comparing EMF of two cells with the help of potentiometer and also the derivation of internal resistance of a cell, that is R is equal to capital R. Internal resistance of a cell is denoted by a small r, capital R. External resistance E, EMF of cell, and V, potential across the ends of external resistance R. And this is our formula or derivation of internal resistance of a cell. Now how we can find internal resistance of any cell with the help of potentiometer? So when we use potentiometer, suppose AB is the wire of potentiometer and we know that it is 10 meter long. How much long it is? 10 meter long. Before starting any practical, we have to prepare the primary circuit of potentiometer. For this, we connect positive pole of a lead storage cell with the point A. From negative pole of lead storage cell, a key is connected. Then negative pole is connected to rheostat and the other end of rheostat, then after it connected to point B. This is called primary circuit of potentiometer. After completion of this circuit, our potentiometer will ready to work. Clear? Now we have a cell, experimental cell, whose EMF is to be found. So what we do, we connect again positive pole of given cell with point A. EMF इसका E है. Negative pole of the cell is connected to the galvanometer and other end of galvanometer is connected to a jockey, with the help of which we find null deflection point J on the wire of potentiometer. तो इस सेल का हमको EMF इंटरनल रेजिस्टेंस R इसी का फाइंड करना है, तो वो ये है. ठीक, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, इस सेल के अक्रॉस दोनों एंड में एक नोन रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R जोड़ना पड़ेगा. तो उसके लिए आप क्या करोगे, पैरेलल कंबाइंड में एक रेजिस्टेंस बॉक्स कनेक्ट कर दोगे यहाँ पर RB. रेजिस्टेंस बॉक्स में क्या होता है, जो भी रेजिस्टेंस हम अप्लाई करते हैं उसकी वैल्यू हमको पता होती है क्योंकि इसमें वैल्यू लिखी होती है. तो रेजिस्टेंस बॉक्स कनेक्ट कर देंगे हम इस तरीके से. तो आप देख रहे हो ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इससे निकलेगा. तो आप देख रहे होगे जो डेरिवेशन का फिगर था, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के दोनों एंड के बीच में एक सेल कनेक्टेड था, वो आपको यहाँ दिखने लगा होगा. ये रेजिस्टेंस बॉक्स यानी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R इससे मिलेगा, इसके बोथ एंड पर एक सेल जुड़ा हुआ है. सेम फिगर यहाँ आ गया, पोटेंशियोमीटर में कनेक्ट हो गया. क्लियर? तो हाँ, अकॉर्डिंग टू दिस फिगर वी विल कनेक्ट द कनेक्शन. तो ये कनेक्शन आपको तैयार कर लेना है. ठीक है, अब देखिए फॉर्मूला था आपका क्या, प्रिंसिपल एंड फॉर्मूला. हाँ, सो लेट EMF ऑफ सेल बी कैपिटल E, its internal resistance be small r and external resistance be capital R, then R is equal to what? Capital R E by V minus 1. This is our derivation of internal resistance 1. Equation number 1 it is. Right? Now we have to find three things, R, E and V, to find internal resistance. तो R की वैल्यू तो हमको रेजिस्टेंस बॉक्स से मिल जाएगी. सबसे पहले हमको निकालना है EMF ऑफ सेल. ये
विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, रेजिस्टेंस बॉक्स को सर्किट से हटाना पड़ेगा। ये नहीं जुड़ा होना चाहिए, केवल सेल कनेक्शन में होना चाहिए। हाँ, तो रेजिस्टेंस बॉक्स को सर्किट से हटाने के दो तरीके, एक तो हम इसका कनेक्शन खोल के ही अलग कर दें। ऐसा करने से बार बार कनेक्शन खोलने लगाने से कनेक्शन लूज छूट जाते हैं, जिससे प्रैक्टिकल डिस्टर्ब हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, कनेक्शन नहीं खोलेंगे, कनेक्शन टाइट कर दिया एक बार, कनेक्शन सारे टाइट है तो बार बार खोलना लगाना नहीं है। हम क्या करेंगे, रेजिस्टेंस बॉक्स से इनफाइनाइट ओम की खींच लेंगे। अब हमको बहुत अच्छे से पता है कि अगर किसी सर्किट का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो तो उससे फ्लो ऑफ करंट जीरो होगा, करंट जाएगा ही नहीं उसमें। फॉर एग्जांपल जो नॉन कंडक्टर थिंग्स होती हैं, प्लास्टिक, वुड, इनसे करंट क्यों नहीं फ्लो होता, क्योंकि इनका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा यानी इनफाइनाइट है। तो सिमिलरली इससे आपने इनफाइनाइट ओम की खींच ली, का मतलब है अब इस सर्किट से कोई भी करंट जाके फ्लो नहीं होगा, करंट सीधा इधर से फ्लो होके यहाँ चला जाएगा, मतलब रेजिस्टेंस बॉक्स सर्किट से हट जाएगा। तो दो तरीके हैं रेजिस्टेंस बॉक्स को सर्किट से हटाने के, एक कनेक्शन खोल के अलग करना और दूसरा रजिस्टर इनफाइनाइट ओम की निकाल लो तो वो ऑटोमेटिकली पूरे सर्किट से हट जाएगा, कनेक्शन लगे रहने के बाद भी। तो ये दूसरा तरीका ज़्यादा अच्छा रहेगा हमको प्रैक्टिकल के हिसाब से। तो इनफाइनाइट ओम की हमने बाहर निकाल ली, जिससे रेजिस्टेंस बॉक्स सर्किट से हट जाएगा। अब हमको सेल ई के ईएमएफ के लिए जॉकी को वायर पर टच कराना है और नल डिफ्लेक्शन पॉइंट ढूंढना है। मान लीजिए पॉइंट जे पर हमको गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं मिल रहा है, तो हम पॉइंट जे की पॉइंट ए से लेंथ फाइंड कर लेंगे, है ना। तो हमने बोल दिया क्या, लेट लेंथ ऑफ नल डिफ्लेक्शन पॉइंट फ्रॉम पॉइंट ए be L1 and the potential gradient of the wire of potentiometer be कप्पा से शो करते हैं। तो E की वैल्यू बाय द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, E की वैल्यू हमको क्या मिलेगी, कप्पा इंटू L1। इक्वेशन नंबर सेकंड दे दिया हमने इसको, क्लियर। अब हमको दूसरा चाहिए V क्या है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल। तो हमको अब रेजिस्टेंस बॉक्स को सर्किट में लाना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, उसके लिए इनफाइनाइट ओम की इसमें वापस पुट कर दी और कोई भी नोन रेजिस्टेंस R पिक कर लिया, 2 ओम, 3 ओम, 5 ओम, एनी वैल्यू ऑफ R वी हैव पिक्ड फ्रॉम द रेजिस्टेंस बॉक्स। तो वो कैपिटल R की वैल्यू हो जाएगी। मान लीजिए 3 ओम का आपने की खींच ली, तो कैपिटल R की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, 3 ओम, मतलब ये भी पता चल गया आपको। और फिर से हमको जॉकी की हेल्प से दोबारा फिर से नल डिफ्लेक्शन पॉइंट फाइंड करना है, किसके लिए, पोटेंशियल V के लिए। रेजिस्टेंस बॉक्स जब हट जाएगा तो V नहीं रहेगा, क्योंकि V किसके अक्रॉस पोटेंशियल है, रेजिस्टेंस R के। तो सीधा सीधा E बस निकलेगा, क्योंकि सर्किट में केवल E रह गया है। तो E के लिए लेंथ मिल गई L1, तो E की वैल्यू हो गई कप्पा इंटू L1। रेजिस्टेंस बॉक्स को हमने सर्किट में वापस पुट कर दिया, कोई नॉन रेजिस्टेंस पिक कर लिया और इनफाइनाइट ओम वापस लगा के, और फिर से नल डिफ्लेक्शन पॉइंट किसके लिए निकाल लिया हमने, फॉर पोटेंशियल V के लिए। तो बाय द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर V की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इस बार फिर से कप्पा इंटू L2 हो जाएगी बाय द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, है ना। ये दोनों वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रिटर्न करें। तो बाय इक्वेशन 1 हाँ, R की वैल्यू मिलेगी क्या, कैपिटल R, E की वैल्यू कप्पा L1, V कप्पा इंटू L2 माइनस कप्पा टू कप्पा कैंसिल, वी हैव R L1 बाय L2 माइनस, ये है आपका फॉर्मूला फॉर प्रैक्टिकल। डेरिवेशन ये होता है, प्रैक्टिकल का फॉर्मूला कन्वर्ट हो गया है इसमें। तो अब आपको केवल 3 वैल्यूज़ की ज़रूरत है, क्या, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो आपको पता है, इस केस में हमारे केस में 3 ओम था ये,
और L1 और L2 दोनों आपकी आ चुकी हैं। इधर वैल्यू रख दीजिए, आपको इंटरनल रेजिस्टेंस मिल जाएगा सेल। क्लियर? तो इस तरीके से हम, तो क्या करना है आपको, रेजिस्टेंस बॉक्स को हटाने के लिए इनफाइनाइट ओम की बाहर लेना है ना। सेल ई के लिए L1 फाइंड कर लेना है, फिर इनफाइनाइट ओम वापस लगा के कोई भी नोन रेजिस्टेंस पिक करना है, हाँ, और पोटेंशियल V के लिए नल डिफ्लेक्शन पॉइंट की लेंथ L2 फाइंड कर लेनी है। इस फॉर्मूले में L1, L2 और कैपिटल R की वैल्यू पुट करेंगे तो हमको इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल फाइंड हो जाएगा। क्लियर? अब प्रैक्टिकल को 2 या 3 बार दोहराना है, तो आप क्या करोगे, रेजिस्टेंस बॉक्स से कैपिटल R की वैल्यू चेंज करते जाएंगे और सेम प्रैक्टिकल हम 3-4 बार कर लेते हैं। इस तरीके से आप पोटेंशियोमीटर की हेल्प से इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। क्लियर है? नाउ वी सी कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, है ना, सेल को कंबाइंड करना। तो सेल्स कैन बी कंबाइंड बाय 3 मेथड्स। नंबर 1 इज सीरीज कॉम्बिनेशन, नंबर 2 पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड नंबर 3 मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। हाँ, सो वी सी वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल सीरीज कॉम्बिनेशन। तो we know that cell is denoted by a bigger vertical line and a smaller vertical line। ये है पहला सेल, है ना, its EMF is E and internal resistance is R। we have taken n such cells। ये पॉजिटिव पोल, दिस इज नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव एंड सो ऑन। इस तरीके से हमारे पास कितने सेल हैं, टोटल n सेल हैं। सभी का EMF E है और इंटरनल रेजिस्टेंस R है। नॉर्मली हम 2 एक जैसी बैटरियां और एक जैसे सेल ही कनेक्ट करते हैं, है ना। कभी बहुत कम होता है कि हम एक बड़ी बैटरी और एक छोटी बैटरी जोड़ रहे हों आपस में, हाँ। इस वजह से हमने बैटरी EMF एक जैसा सभी का, मतलब सारे सेल एक जैसे लिए हैं। और कितने हैं ये, नंबर ऑफ n सेल्स आर देयर। नाउ इफ वी कनेक्ट नेगेटिव पोल ऑफ फर्स्ट सेल टू द पॉजिटिव पोल ऑफ सेकेंड सेल, negative pole of second cell to the positive pole of next cell, huh? In this way we connect all the cell and an external resistance capital R is connected between positive pole of first cell and negative pole of last cell, then this combination is called series combination of n cells। तो वे ऑफ कनेक्शन वही है जो हमारा कैपेसिटर में था और हाँ रेजिस्टेंसेस में था। इसी तरीके से जोड़ रहे थे आप, सेल भी ऐसे ही जोड़ते हैं। क्लियर? हमने लेट कर लिया कि सर्किट पूरे कॉम्बिनेशन में फ्लो ऑफ करंट कैसा है, फ्लो ऑफ करंट आई है, हाँ। करंट हमेशा पॉजिटिव पोल टू नेगेटिव पोल फ्लो होता है, डायरेक्शन ये रहेगा आई का, ऐसा आएगा करंट। और पूरे सर्किट में आई की वैल्यू सेम होगी, आई विल बी सेम फॉर ऑल। तो ये आई की वैल्यू, फ्लो ऑफ करंट की वैल्यू ही हमको निकालनी है कि कितना होगा टोटल करंट। क्लियर? तो ये है क्या, सीरीज कॉम्बिनेशन, है ना। नाउ suppose n cells of EMF E and internal resistance R are connected in a series combination।
लेट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट बी कैपिटल आर। of the circuit capital R and current flowing through the combination B कैपिटल I। ठीक, तो देखो एक सेल का EMF E है, हमने इनको सीरीज में n सेल ऐसे कनेक्ट किए हैं, तो पूरे कॉम्बिनेशन का टोटल EMF कितना हो जाएगा भाई? टोटल EMF ऑफ कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू, एक सेल का EMF E है, ऐसे कितने सेल कनेक्टेड हैं? n सेल कनेक्टेड हैं सीरीज में, तो पूरे कॉम्बिनेशन का टोटल EMF कितना होगा? हाँ बताएं, क्या हो गया भाई? एक सेल का E, दो सेल n इंटू E, n सेल्स सीरीज में जुड़े हुए हैं, एक सेल का EMF E है, तो n सेल का EMF कितना होगा? अरे EMF और पोटेंशियल एक ही बात होती है, आप भूल जाते हो। E और V एक ही है। अगर मैं टोटल पोटेंशियल बोलता तो क्या करते आप? ऐड करते कि नहीं करते सबको? हाँ, तो E भी ऐड किया करो ना, E और V एक ही बात होती है। पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट के बीच का होता है और EMF बैटरी के दो पोल्स के बीच का होता है, यही बस तो फ़र्क है, और क्या फ़र्क है दोनों? ठीक है, तो E देख के ना हमको इसकी प्रॉपर्टी ध्यान नहीं आती, पोटेंशियल की प्रॉपर्टी ही लगेगी E में। और याद कीजिए, पोटेंशियल जब भी हम निकालते थे तो कैसे निकलता था वो? एडिशन से ही, टोटल पोटेंशियल। ठीक है, तो टोटल EMF ऑफ कॉम्बिनेशन NE है ना। हमने मान लिया क्या? हाँ, रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस R है। लेट टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन B, सपोज कैपिटल X से शो कर रहा हूं मैं इसको। टोटल रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन को क्या? इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन को X से शो किया। देन कितना होगा? X इज इक्वल टू, एक सेल का रेजिस्टेंस R है, ऐसे n सेल सीरीज में जुड़े हैं, तो टोटल रेजिस्टेंस NR। ठीक है, आएगा टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, इक्वेशन नंबर, ये x की वैल्यू NR हो गई। तो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस NR हो गया, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना है? कैपिटल R। तो टोटल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन हो गया ये। देन टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, अब सर्किट का पूछ रहा हूं भाई, पूरे सर्किट का, तो कैपिटल R प्लस X, टोटल रेजिस्टेंस इतना हो जाएगा। राइट, हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस भी है, टोटल EMF भी है ना। देन ओम्स लॉ से करंट की वैल्यू आ जाएगी। देन बाय ओम्स लॉ V इज इक्वल टू RI से I की वैल्यू कितनी होगी? V मतलब टोटल EMF कितना है आपका? NE। V की जगह NE लोगे,
बाय आर, आर की जगह क्या है आपका आर प्लस एक्स, ये आ जाएगा भाई करंट, टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट आई इज इक्वल टू एन ई। फिर से एक बार दोहराऊंगा भाई, ई और भी एक ही बात होती है, पोटेंशियल और ईएमएफ एक ही जैसे, दोनों को वोल्ट में ही नापते हैं, है ना, अपॉन आर आएगा। एक्स की वैल्यू रखो ये, तो I इज इक्वल टू मिलेगा कितना, एन इंटू ई बाय आर प्लस एक्स की वैल्यू कितनी है, एन इंटू स्मॉल आर। दिस इज फॉर्मूला ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। ये हमको फाइंड करना था भाई कि सीरीज कॉम्बिनेशन में सर्किट से फ्लो होने वाले करंट का फॉर्मूला निकाल। ठीक, अब देखना हमको ये बताना है कि ये कॉम्बिनेशन प्रॉफिटेबल कब होगा। तो जैसा कि प्रॉफिटेबल की बात मैंने की थी कि मान लीजिए एक सेल से हमको 5 एम्पियर का करंट 1 सेल से मिल रहा है और हमने 10 सेल सीरीज़ में कनेक्ट किए हैं, तो टोटल करंट 5 इंटू 10 मिल जाए हमको, तो कॉम्बिनेशन कैसा कहलाएगा, प्रॉफिटेबल। मतलब एक सेल 5 एम्पियर का करंट दे रहा था, तो हमने अगर 2 सेल आपस में कनेक्ट किए हैं तो 5 इंटू 2 करंट मिलने लगे। 3 सेल कनेक्ट किए हैं तो 5 इंटू 3 करंट मिले। हम है ना, हम सेल सीरीज़ में जोड़ते जा रहे हैं, 10 सेल हम जोड़ दिए और हमको 5 एम्पियर एक सेल भी करंट देता था, 10 सेल भी 5 ही एम्पियर करंट दे रहे हैं, तो क्या मतलब का फिर 10 सेल जोड़ना। ठीक है, कुल मिला के कोई भी सर्किट प्रॉफिटेबल या कॉम्बिनेशन ऑफ सेल प्रॉफिटेबल तब कहलाता है जब हमको टोटल करंट क्या मिले, नंबर ऑफ सेल इनटू करंट फ्लो ऑफ 1 सेल, राइट ना। एक सेल के करंट का उतने टाइम्स मिल जाए अगर टोटल करंट, तो वो कनेक्शन कैसा कहलाएगा आपका, प्रॉफिटेबल। तो इस फॉर्मूले से देखो, है ना, अगर मैं स्मॉल आर को, इफ इंटरनल स्मॉल आर मीन्स इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 1 सेल, it is very much less than the external resistance of the circuit, then by equation number 1 क्या मिलेगा हमको, तो स्मॉल आर को हम इग्नोर मान के क्या करेंगे, छोड़ देंगे। हाँ, तो छोड़ दोगे तो क्या मिलेगा भाई, बाय फर्स्ट इग्नोर कर दो इसको, स्मॉल आर वाली टर्म को, तो क्या मिलने लगेगा यहाँ पर, एन इंटू ई बाय कैपिटल आर। हाँ, मतलब एन इंटू वी अपॉन आर, क्या है ये, ओम्स लॉ से V अपॉन आर क्या कहलाता है भाई, करंट, करंट ऑफ 1 सेल। तो मिल तो गया, यही तो मैंने आपको बताया था प्रॉफिटेबल कब होगा, जब एक सेल से जो करंट मिल रहा है उसमें जितने सेल हमने कनेक्ट किए हैं उसके मल्टीपल में अगर हमको करंट मिले तो कनेक्शन प्रॉफिटेबल कहलाएगा। तो देखो ये कंडीशन लगाने से, इस फॉर्मूले में ये कंडीशन लगाने से हमको ऐसा मिल गया है, देखो एन इंटू ई बाय कैपिटल आर। तो ई बाय कैपिटल आर मीन्स करंट फ्लोज और करंट ऑफ 1 सेल, एन इंटू करंट ऑफ 1 सेल मिल गया, तो ये कनेक्शन कैसा हो जाएगा, प्रॉफिटेबल हो जाएगा इस कंडीशन में। तो क्या बोलेंगे हम, देखिए, इफ द वैल्यू ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल इज वेरी मच लेस देन द वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, then this combination, that means then the series combination of cell is profitable। क्वेश्चन में हमसे यही पूछ रहा था कि ये कब प्रॉफिटेबल होगा। ठीक है, तो ये हम यहाँ पर लिख के बता देंगे भाई कि इफ
internal resistance of a cell is very much less than the external resistance of the combination, then this combination is profitable. ठीक है, और इससे ज़्यादा करंट तो मिलेगा नहीं, तो यही आपका मैक्सिमम करंट का फॉर्मूला भी हो जाएगा. आई मैक्स कितना कहलाएगा आपका, ये N इंटू ई बाय आर, ये मैक्सिमम करंट का फॉर्मूला है. प्रॉफिटेबल जहाँ पर होगा वही तो मैक्सिमम होगा. मैक्सिमम करंट मिलेगा तभी तो वो प्रॉफिटेबल है. तो मैक्सिमम करंट कितना मिला आपको, ये, तो यही आई मैक्स का फॉर्मूला कहलाता है. क्लियर? तो क्वेश्चन के सारे पार्ट